साई राम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और अभी तक जो हमने यहाँ पर पाठ पढ़ा है वह आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। हम यहाँ पर क्षितिज का गद्यखंड देख रहे हैं। गद्यखंड में हम यशपाल जी का लखनवी अंदाज यह पाठ पढ़ रहे थे। तो हमने जो अभी तक पाठ पढ़ा है वो सबकी समझ में आ गया होगा। इसमें सबको मालूम हो गया होगा कि इसमें किसके विषय में बात हो रही है, यह कहानी कैसी है, कहाँ की है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज का विषय हिंदी, उपविषय, गद्यखंड, प्रकरण लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं लखनवी अंदाज। तो इसमें सभी ने देखा यह कहानी लखनऊ के नवाब की है। उनकी नवाबी तो छिन गई, लेकिन अब भी ये शान शौकत दिखाने में पीछे नहीं रहते। यहाँ के नवाब का जो व्यवहार होता है वो बनावटी होता है, इनका वास्तविक व्यवहार नहीं होता। तो जो लेखक है, लेखक ने इस कहानी के द्वारा ही इन पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। और यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। जो नवाब अपनी शान शौकत बनाए रखने के लिए एक हास्यप्रद व्यवहार करने को भी तैयार रहते हैं। यह कहानी इसी पर आधारित है। इस कहानी में लेखक और एक नवाब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में सफ़र करते हुए उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, व्यवहार हो रहा है आपस में, उसी पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो नवाब है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, एक बनावटी व्यवहार कर रहा है। उसके व्यवहार के द्वारा ही जो लेखक है, लेखक ने उनकी शान शौकत जो बनावटी व्यवहार है उस पर कटाक्ष किया है। ठीक है, तो आइए आगे कहानी देखते हैं। आगे कहानी हमारी कहाँ पर रह गई थी। तो ये देखिए, नवाब और लेखक एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो जो लेखक थे, लेखक ने सोचा कि मैं कहानी के बारे में सोचता हुआ जाऊंगा। अधिक दूर की यात्रा नहीं करनी थी उसको, लेकिन फिर भी उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया और उसने सोचा कि मैं कहानी के बारे में सोचूंगा बैठकर अकेले में, क्योंकि सेकंड क्लास के डिब्बे में अधिक यात्री नहीं होते हैं। तो जैसे ही ट्रेन में के डिब्बे में लेखक अंदर गया तो वहाँ पर पहले से ही नवाब साहब बैठे थे। सामने 2 खीरे रखे थे। तो जैसे ही लेखक अंदर गए तो नवाब साहब को देखकर ऐसा लगा जैसे उनके एकांत में किसी ने विघ्न डाल दिया हो, और उन्होंने नवाब साहब से बात करने के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया और वे खिड़की से बाहर देखने लगे। जो लेखक थे, लेखक को भी अपना आत्मसम्मान को ठेस लगी। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी आंखें चुराई और वे भी दूसरी तरफ देखने लगे। लेकिन वे कनखियों से नवाब साहब को देखते रहे, उनके बारे में सोचते रहे कि नवाब साहब इस डिब्बे में क्यों आए थे, उन्होंने खीरे क्या क्यों खरीदे। तो उनके बारे में भी सोचते रहे हैं। तो उसके बाद पहले तो उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया, फिर थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि उन्होंने कैसे अपने भाव को परिवर्तन किया है और उनसे खीरे के बारे में पूछने लगे कि आप खीरा खाओगे। तो लेखक ने खीरे को खाने को मना कर दिया। तो उसके बाद नवाब साहब ने खीरे को धोया, उसको काटा तरीके से, नमक मिर्च बुरका, और फिर से उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरा खाओगे। उसकी खुशबू से लेखक का मन अंदर से तो कर रहा था खीरा खाने के लिए, लेकिन वो पहले मना कर चुके थे, इसीलिए उन्हें अब भी मना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नहीं तो नवाब साहब सोचेंगे इन्होंने ऐसे ही मना कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने खीरा को क्या किया है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघा, नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू से उसका रसवादन किया और उससे
ये ऐसे डकार लिया जैसे उसकी खुशबू से ही उनका पेट भर गया हो, और फिर सूंघने के बाद उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो फिर ये सब लेखक देख रहे थे, लेखक देख रहे हैं कि क्या इसकी खुशबू से ही नवाब साहब का पेट भर गया। तो ये सब देखते हुए लेखक सोचने पर मजबूर हो गए। तो अब आगे कहानी देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। जब नवाब साहब ने खीरे को उसकी खुशबू के द्वारा उसको खा लिया, उसके बाद वे थक कर लेट गए थे और उसके बाद लेखक से कहने लगे, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। मतलब उनको दिखाना चाह रहे थे कि किस प्रकार से ख़ानदानी रईस होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी तारीफ़ें अपने आप ही करने लगे और कहने लगे, यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना एक मुहावरा है कि जो अपनी तारीफ़ अपने आप ही करते रहते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ पर हमने छोड़ा था, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म कहते हैं बारीक, नफीस कहते हैं बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे इसको अमूर्त, जो दिखाई ना दे। ठीक है, परंतु कैसे तरीके से उधर की तृप्ति हो सकती है? उधर कहते हैं पेट, तृप्ति कहते हैं संतुष्ट होना। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि यह एक अच्छा तरीका तो है, बढ़िया तरीका है, जो दिखाई भी नहीं दे, लेकिन क्या इससे पेट की तृप्ति हो सकती है? पेट संतुष्ट हो सकता है? हमारी भूख मिट सकती है? जो लेखक हैं, लेखक सोचने पर मजबूर हो गए। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नाम मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लजीज कहते हैं स्वादिष्ट, शकील कहते हैं भारी, जो जल्दी से नहीं पचता। ठीक है, जिसको पचाने में बहुत परेशानी होती है। मैदे कहते हैं पेट, जो पेट के लिए भारी होता है। आपने देखा होगा कि कुछ खाना ऐसा होता है कि वो जल्दी से नहीं पच पाता। ठीक है, तो इसलिए ये इन्होंने कहा है नवाब साहब ने कि मतलब उनका मन तो कर रहा था, लेकिन अपने वो शान शौकत दिखा रहे थे, झूठी शान दिखा रहे थे, और अपनी जेब मिटाने के लिए क्या कह रहे हैं, खीरा लजीज होता है, मतलब कि स्वादिष्ट होता है, लेकिन क्या होता है, वो भारी होता है और पेट पर बोझ डाल देता है, मतलब पेट के लिए भारी होता है और जल्दी से नहीं पच पाता। आगे देखेंगे, ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। ज्ञान चक्षु कहते हैं ज्ञान रूपी नेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जब लेखक ने उनकी बात सुनी नवाब साहब की, तो उसको सुनकर वे कहने लगे कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। मतलब कि उसको सुनकर लेखक जो है सोचने पर मजबूर हो गया है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो इसको देखकर तो लेखक ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि जब खीरा बिना खाए ही और पेट भर जाता है और डकार भी आ जाती है, तो क्या बिना घटना के, बिना विचार के और पात्रों के क्या कहानी भी लिखी जा सकती है लेखक की इच्छा से। तो वह यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है, यह आपको कहानी समझ में आई है। आशा करती हूँ सभी को यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसमें से अधिकतर गद्यांश आता है, तो इसलिए इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ना है। इसका आपको सार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह कहानी किस पर आधारित है। यह कहानी एक नवाब पर आधारित है। तो आपने देखा होगा कि जो लखनऊ के नवाब हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनकी नवाबी तो चली गई, लेकिन फिर भी वे अपनी शान शौकत दिखाने के लिए झूठी शान
दिखाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते और हास्यप्रद व्यवहार करते रहते हैं। तो यह कहानी उसी के ऊपर है। तो यहाँ पर जो नवाब साहब है, नवाब साहब ने भी ऐसे ही किया है कि खीरे खरीदे, लेकिन जैसे ही लेखक उस डिब्बे में आ गए हैं तो वह अपना अजीब सा व्यवहार करने लगा, हास्यप्रद व्यवहार करने लगा है। उन्होंने खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च लगाया और उसको क्या है नाक के पास ले जाकर खुशबू से ही डकार ले ली कि समझो पेट उसका भर गया, और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। और फिर उसको नवाब लेखक को ये कहना कि यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका, मतलब कि अपनी तारीफ भी अपने आप करते रहते हैं, ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत बता रहे हैं अपनी। तो ये यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो नवाब होते हैं वो अपनी झूठी शान के लिए हास्यप्रद व्यवहार करते रहते हैं और समाज में एक हास्यप्रद व्यक्ति ही बने रहते हैं। ठीक है, अब इसके प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों का आप ध्यान से सुनेंगे और उसको उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो यहाँ पर आपने कहानी पढ़ी है, कहानी में देखिए कि किन बातों से हमें यह लगता है कि जो नवाब साहब हैं उनसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं है। जैसे लेखक ने डिब्बे में अंदर एंट्री की, प्रवेश किया, तो वहाँ पर एकदम से जो नवाब साहब थे वे बेचैन हो गए हैं। ऐसा लग रहा था उनको देखकर जैसे उनके एकांत में किसने विघ्न डाल दिया हो। और दूसरा है कि वे परेशान होकर जब उन्होंने देखा कि लेखक उनके डिब्बे में आ गया है तो उनका एकांत में जो विघ्न पड़ा है उससे बचने के लिए वे खिड़की से बाहर देखने लगे। उनके हाव भाव को देखकर भी हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने उनसे कोई बातचीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया था तो ये भी कह सकते हैं कि उन्हें उनकी संगति पसंद नहीं आ रही थी। तो ये सब बातें हैं कि जिससे हम आसानी से जान सकते हैं कि वे उनसे बातचीत के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। तो इसको सोचकर आप, और कहानी पढ़ी है आप सबने, तो और सोचकर देखिए और कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमें यह पता लग रहा है कि वे उनसे बातचीत के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उन्होंने क्या क्या किया ये सब आप उसमें देखेंगे और फिर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? कैसे स्वभाव को इंगित करता है? वह उनके दिखावटी व्यवहार को इंगित करता है, झूठी शान को इंगित करता है। किस प्रकार से नवाबी चली गई लेकिन फिर भी वे अपनी शान शौकत दिखाने के लिए हास्यप्रद व्यवहार करते रहते हैं। तो ये सब उनका स्वभाव है कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब लिखेंगे, ये सब अपने शब्दों में ही लिखने का है। आगे प्रश्न नंबर 3, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? तो नहीं, बिल्कुल भी कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि किसी कहानी को लिखने के लिए हमें कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ विचार चाहिए, हमें घटना भी चाहिए। क्योंकि कहानी में क्या होता है कि किसने क्या किया, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, तभी तो ये कहानी बन पाती है। सबसे पहले पात्र भी होना चाहिए, उसके बगैर कैसे कहानी बन पाएगी? ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इनके बिना कहानी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसका हम और क्या नाम दे सकते हैं? झूठी शान दे सकते हैं और बनावटी व्यवहार दे सकते हैं, और इसमें ये भी दे सकते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। तो इसका अर्थ ये है कि जो नवाब की है, नवाबी तो चली गई है, लेकिन जो झूठी
शान शौकत दिखाने की आदत है, वो अभी नहीं गई है, अभी वो दिखाते ही रहते हैं। तो ठीक है, यह आप अपने विचार से भी लिख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका और हम क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 में सबसे पहले हम का देखेंगे। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो जैसे आपने कहानी पढ़ी है, कहानी में देखा है नवाब साहब ने किस तरीके से खीरा खाने की तैयारी की है। सबसे पहले उन्होंने खीरा धोया, फिर वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर खीरे रखे, फिर उसको तरीके से काटा। तो इस तरीके से जो जो उसमें तैयारी की गई है वो आप अपने शब्दों में इसमें लिखेंगे। अब खा देखेंगे। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करेंगे। तो ये प्रश्न जो है ये परीक्षा में नहीं आता है, इसको आप स्वयं कीजिए कि हम किन किन चीज़ों की तैयारी करते हैं उनका रस लेने के लिए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है प्रश्न आपको करने, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की ओर 20 सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो आपने देखा होगा कि नवाब साहब के यहाँ पे हमने खीरे की सनक देखी है कि किस प्रकार से नवाब साहब का व्यवहार था खीरे के संबंध में। तो नवाब साहब की और भी सनक थी और शौक थे, तो हमें यहाँ पर वह लिखना होगा। तो आपने कोई नवाब साहब की कहानी सुनी होगी या नवाब साहब के बारे में सुना होगा, उनकी सनक के बारे में सुना होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे एक कहानी मेरे को भी याद है कि एक बार एक नवाब साहब पार्क में जाया करते थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो साधारण था, तो नवाब साहब को रोज़ सलाम ठोकता था। तो नवाब साहब कहते थे कि बादाम खाओगे, वो मना कर देता था। तो एक बार क्या हुआ कि जिस प्रकार से वो प्रतिदिन उसको सलाम ठोकता था व्यक्ति, तो उस दिन भी उन्होंने ऐसे ही किया। तो जैसे ही उसने कहा तो उन्होंने अपने उसी आदत के अनुसार कहा कि बादाम खाओगे, तो जल्दी से सामने एक ईंट आ गई और उसमें ठोकर खाकर जो नवाब साहब थे वे गिर पड़े। गिरने के साथ ही जो नवाब साहब की जेब में से थे वो सारी मूंगफली निकल गई है। तो उनकी जो असलियत सामने आई है कि वो मूंगफली को बादाम कहकर उससे पूछते थे, क्योंकि वो दिखाते तो नहीं थे। तो उस समय उनका चेहरा देखने लायक था कि वो किस प्रकार से अपनी झूठी शान शौकत दिखा रहे थे एक मूंगफली को बादाम बताकर। तो इस प्रकार से अगर आपके पास भी और कोई कहानी होगी तो आप इसमें यह सनक बता सकते हैं कि वो किस प्रकार से झूठी शान में जीते रहते हैं नवाब। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई सनक होती है। कोई महान व्यक्ति बनने के लिए सनक करता है, कोई क्या है पैसा कमाने की सनक होती है, किसी को सफाई की सनक होती है। तो इसमें हमें ये होता है कोई सकारात्मक है कि कुछ अच्छे काम के लिए भी है, कि किसी में कि मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, तो ये सनक एक तरीके से तो वो है कि वो इतनी मेहनत करता है, उसमें सनक आ जाती है कि हाँ मेहनत करके मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, वो बन भी जाता है क्योंकि एक सनक है उसके अंदर, जुनून है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास किसी व्यक्ति की कहानी है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि क्या है ऐसी कोई सनक है, तो आप इसको उस कहानी को लिखकर इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांट का क्रियाभेद लिखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 में मैंने आपको क्रियापद समझा दिए हैं। हमारा व्याकरण में क्रियापद हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे, आप क्रिया छांटेंगे और उसका भेद बताएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे सबसे मैं 1-2 बताऊंगी, उसके बाद आप सारे करेंगे। ओके, तो इसमें का देखेंगे। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो इसमें क्रियापद कौन सा है, बैठे थे।
तो बैठे थे क्या है हमारा, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, वो केवल बैठा है वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है हमारी, अकर्मक क्रिया है। अब खा देखेंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ पर जो क्रिया पद है हमारा दिखाया, तो उसने क्या नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ पर कर्म है हमारा कि उसने उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई हमारी, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 2 बताए हैं, तो इनके अनुसार आप और सब करेंगे, इनके क्रियापद छाटेंगे और इनके क्रिया भेद लिखेंगे। आशा करती हूँ आप अच्छे से करेंगे इसको, और यह भी अपने आप इसको आप व्याकरण की नोटबुक में करेंगे। ठीक है, जो आपने व्याकरण और कृतिका की नोटबुक बना रखी है, आप ये वाला कार्य उस वाली उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं, तो यह भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। यह प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ और बताती हूँ कौन कौन से आपके अतिरिक्त प्रश्न हैं। अतिरिक्त प्रश्न में पहला प्रश्न आ जाएगा हमारा, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए, लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो इसमें जैसा हमने कहानी पढ़ी है उसके अनुसार हम बताएंगे कि जो लेखक है, लेखक को अधिक दूर की यात्रा नहीं करनी थी। वे भीड़ से बचने के लिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट खरीदा। उन्होंने सोचा था कि मैं रास्ते में अपनी कहानी के बारे में सोचता हुआ जाऊंगा, जिससे मेरा समय भी बच जाएगा। तो इसलिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट खरीदा था, क्योंकि 2nd क्लास के डिब्बे में बहुत कम यात्री होते हैं, भीड़ कम होती है, जिससे वो अपनी कहानी के बारे में आसानी से सोच सकता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया और उन्हें किस तरह सजा कर रखा, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो यह आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि उन्होंने खीरे को खाने के लिए क्या क्या तैयारी की और किस तरह से उसने खीरे को छीला और उस पर नमक मिर्च बुरका और उसको खाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। तो जब उसने देखा लेखक ने कि नवाब साहब बिल्कुल भी उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है, उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया है, तो उन्होंने भी अपने अभिमानवश खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। लेकिन वो कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। खीरे की फाके खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा। तो यहाँ पर नवाब साहब ने लेखक की ओर क्यों देखा, क्योंकि वे अपनी झूठी शान दिखा रहे थे, क्योंकि वे दिखा रहे थे यह है खानदानी रईसों का तरीका खाने का। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। नवाब साहब ने खीरे की फाकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरा खाने का प्रस्ताव अस्वीकार क्यों कर दिया। तो लेखक ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि जब नवाब साहब ने पहले पूछा था काटने से पहले खीरे को, तो उस समय लेखक ने मना कर दिया था। लेकिन बाद में जब उसने नवाब साहब ने खीरे को काटा और नमक मिर्च छिड़का, तो उसकी जो खुशबू थी, खुशबू से लेखक का मन खाने को करने लगा। लेकिन उसको मना करना पड़ा क्योंकि वे पहले भी मना कर चुका था। तो इसलिए मजबूर होकर लेखक को बाद में भी खीरा खाने का मन होते हुए भी मना करना पड़ा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 2nd क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने उसे यात्रा के लिए चुना। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है 2nd क्लास में, कि उस 2nd क्लास के डिब्बे में अधिक सुविधाओं से युक्त होता है, उसमें अधिक भीड़ भाड़ नहीं होती, इसका किराया तो अधिक होता है लेकिन इसमें बहुत कम यात्री होते हैं। इसका किराया तो अधिक होता है लेकिन इसमें बहुत कम यात्री सफ़र करते हैं। इसमें भीड़ भाड़ भी नहीं होती, ये डिब्बे अधिकांशतः खाली ही रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे।
नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? तो इसमें बदलाव कौन सा आया था, क्योंकि जब वो लेखक डिब्बे में चढ़े तो उनको देखकर नवाब साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हुए थे और वे खिड़की से बाहर देखने लगे थे, जो कि जिसको देखकर लेखक को बहुत बुरा लगा। और फिर बाद में थोड़ी देर में वे खीरा खाने के लिए पूछने लगे कि क्या आप खीरा खाएंगे? तो नवाब साहब का यह परिवर्तन लेखक को अचंभित कर गया और ऐसा उन्होंने क्यों किया हुआ, क्योंकि वे अपनी शराफत का नमूना दिखाना चाह रहे थे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए? तो लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरे को काटा और उस पर नमक मिर्च लगाया और फिर उसको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो लेखक ये देख रहे थे कि क्या इस तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है, हमारा पेट भर सकता है। तो ये सब देखकर जो लेखक है, लेखक सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर बिना खाए ही उसकी खुशबू से ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना घटनाक्रम के और पात्र के विचारों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। तो उससे ये सब घटना देखकर उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो हमें बताएं कि क्या ये जो शीर्षक है लखनवी अंदाज, क्या ये सही है? तो लखनवी अंदाज जो है यह एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। तो इसमें यह लखनऊ के आसपास की ही कहानी है, वहाँ के नवाबों की है। उनकी नवाबी तो छिन गई है, लेकिन फिर भी जो उनकी झूठी शान है, जो उनका रईसी का प्रदर्शन करने का तरीका है, नज़ाकत है, यह सब इन्होंने जो लेखक ने यहाँ पर प्रदर्शित की है। लेखक ने यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से वे अपनी झूठी शान दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेन में लेखक से जो खीरे के लिए पूछा उन्होंने, वह एक शराफत का नमूना ही था कि वह किस प्रकार से दिखा रहे थे और फिर उसको काट कर सूंघा और उसको फेंक दिया। तो किस प्रकार से वे दिखा रहे थे कि यह है हमारा ख़ानदानी रईसों का तरीका। तो ये लखनवी अंदाज जो शीर्षक है यह पूर्ण तरीके से बिल्कुल सही है। हम यही कहेंगे कि पाठ को पूरी तरह से अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक और उपयुक्त है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए कि लखनवी अंदाज के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना वैवाहिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए और हमें कभी भी काल्पनिकता में नहीं जीना चाहिए। वास्तविकता को अपनाना चाहिए जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। ठीक है, हमें वैसा ही व्यवहार अपनाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल होते हैं जो वास्तविकता में जीते हैं, हमेशा सत्यता को अपनाते हैं, यथार्थ में अपना जीवन शैली को अपनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है, ये वाला पाठ हमारा आज पूर्ण होता है। आगे हम कृतिका का पाठ लेंगे, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, आप सभी अपना गृह कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे और उसको याद भी करेंगे। धन्यवाद। साई राम।